हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम नीलम भाटिया है और मैं आपके साथ कवर कर रही हूँ पॉलिटी की एनसीईआरटीज। तो क्लास 9 की एनसीईआरटी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आई होप आपने चैप्टर बाय चैप्टर उन्हें तैयार कर लिया है। आज हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं विद चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है पावर शेयरिंग। तो चलिए शुरू कर दें। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर से समझ में आएंगे। तो कीप वॉचिंग। ओके, देखिए हम सब जानते हैं कि प्रीवियस टाइम्स में किंगशिप का कॉन्सेप्ट चलता था, जहां सारे पावर्स एक हाथ में थे। अब राजा ही लेजिस्लेचर भी था, राजा ही एग्जीक्यूटिव भी था, राजा ही जुडिशरी भी था। मतलब लॉ बनाने, इम्प्लीमेंट करने और न्याय देने, ये तीनों ही काम किसके पास थे? राजा के पास। पर धीरे धीरे हमें समझ में आया कि इससे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होता है और ये बहुत जरूरी है कि एक ही हाथ में सारे पावर्स ना आ जाएं। और यहीं से कॉन्सेप्ट आया डिविजन ऑफ पावर का, शेयरिंग ऑफ पावर का। और वहीं से क्रिएशन हुआ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, जो डेमोक्रेसी के बहुत ही प्राइम इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। ओके, तो देखिए इस बात को समझाने के लिए पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है और कैसे हो सकती है, इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी ने हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दिए हैं ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कहानी हमें बताइए बेल्जियम की। तो क्विक फैक्ट्स याद रखिएगा, यूरोप की कंट्री है, ये बहुत ही छोटी है। एरिया में बात करें तो हरियाणा जितनी है। पॉपुलेशन हरियाणा की आधी से थोड़ी सी ज्यादा होगी, अबाउट हाफ होगी। अगर बॉर्डर की बात करें तो देखिए इट शेयर्स बॉर्डर विद फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। क्विक फैक्ट है, याद रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा ना बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन समझते हैं। तो सबसे पहले एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? देखिए जब एक ग्रुप के लोग ये बिलीव करते हैं कि उनके बीच में शेयर्ड कल्चर है, यानी वो एक तरीके का कल्चर फॉलो करते हैं, या फिर वो कॉमन डिसेंट के हैं, यानी कि उनकी जो लीनियज है वो एक ही है। तो ये ग्रुप जब अपने आप को कल्चरली और इन टर्म्स ऑफ डिसेंट सेम आइडेंटिफाई करता है, तब हम उसे बोलते हैं एथनिक ग्रुप। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि सारे एथनिक ग्रुप के लोग एक ही साथ एक जगह पे रहें। कभी कभी हो सकता है आपकी एथनिसिटी सेम है, बट आप एक दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, दूसरा दूसरी कंट्री में रह रहा है। कैन यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बोलो कि एथनिसिटी के कुछ एग्जांपल्स क्या मुझे आप बता सकते हैं? कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ एथनिसिटी? ओके, तो अगर मैं बेल्जियम की एथनिसिटी की बात करूं, एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करूं, तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। छोटी सी कंट्री है, पर देखिए कितनी कॉम्प्लेक्स इनका स्ट्रक्चर है। अगर मैं पूरी कंट्री की बात करूं, एंटायर कंट्री की बात करूं, तो 59% इनकी पॉपुलेशन फ्लेमिश रीजन में रहती है। तो बेल्जियम का एक रीजन है फ्लेमिश रीजन, जहां पर 59% ऑफ पॉपुलेशन रहती है। और ये 59% ऑफ पॉपुलेशन भाषा बोलती है डच। ओके, सो दैट मीन्स मेजोरिटी जो है अराउंड 60% डच स्पीकिंग है। और बाकी के 40% यू विल फाइंड देम इन अ रीजन कॉल्ड वलोनिया, वलोनिया रीजन, एंड दे स्पीक फ्रेंच। ये अराउंड 40% है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि पूरी कंट्री में डच स्पीकिंग पॉपुलेशन मेजोरिटी में है और फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है। एक आध परसेंट आपके बेल्जियन जो है वो जर्मन्स बोलते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी जो कैपिटल है, बाय द वे बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। अगर आप कैपिटल में जाएंगे तो वहां का एथनिक कॉम्पोजिशन उल्टा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 80% पॉपुलेशन फ्रेंच बोलती है और 20% पॉपुलेशन डच बोलती है। तो आप समझ रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर पूरे डच कंट्री का सीन देखें तो डच स्पीकिंग लोग आपको मेजोरिटी में मिलते हैं, लेकिन कैपिटल ब्रुसेल्स में वही डच स्पीकिंग लोग माइनॉरिटी में हो जाते हैं। अब आप समझ सकते होंगे कि जब इस तरीके की कॉम्पोजिशन है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। और इस प्रॉब्लम के बढ़ने की वजह थी, जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो रिलेटिवली रिच थी। देखिए आप जब प्रॉब्लम्स को ट्रैक डाउन करते हैं टू इट्स रूट, तो आप देखते हैं ज्यादातर प्रॉब्लम दुनिया में इकोनॉमिक होती है। तो ये जो फ्रेंच पॉपुलेशन है ये बहुत पावरफुल भी थी, बहुत अमीर भी थी। इसीलिए धीरे धीरे जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, जिसे बाय द वे डेवलपमेंट का उतना फायदा अभी तक नहीं पहुंचा था या फिर लेट पहुंचना स्टार्ट हुआ, दे स्टार्टेड टू काइंड ऑफ रिसेंट दिस, और धीरे धीरे टेंशंस बढ़ते गए बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। अब ये प्रॉब्लम ज्यादा ब्रुसेल्स में और बढ़ गई, क्योंकि हम जानते हैं वही डच स्पीकिंग लोग जो है, जो पूरी दुनिया पूरी कंट्री में मेजोरिटी में है, वो ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी में थे। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई। सोल्यूशन इन्होंने क्या निकाला हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, बट दिस वाज द प्रॉब्लम ऑफ बेल्जियम। ओके, नाउ लेट्स गो टू श्रीलंका। इनकी भी प्रॉब्लम समझ लेते हैं। वैसे इनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अभी तो आप जानते हैं अंडर हैवॉक है कंट्री। बट एनीवे, श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। हम जानते हैं भारत के बहुत करीब है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है। अगर आप यहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन समझेंगे तो यहाँ भी कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं। कैसे?
इनके जो सिंहला स्पीकर्स हैं वो मेजोरिटी में है और ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है 74% की। जो तमिल स्पीकर्स हैं वो 18% है। बट तमिल स्पीकर्स को भी आप दो कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंहलस तो मेजोरिटी में हो गए 74%, तमिल स्पीकर्स लगभग 18% है, बट दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एक जो यहाँ के नेटिव श्रीलंकन तमिल्स है ना, व्हाट डू मीन बाय नेटिव, यानी वो लोग जो श्रीलंका के ही हैं, और बाकियों को जिनको ये लोग कहते हैं इंडियन तमिल्स। बेसिकली ये वो लोग हैं, देखिए हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश इस कंट्री पे रूल कर रहे थे। बाय द वे श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंट इन 1948, हमारे एक साल बाद। तो ब्रिटिश जो है यहाँ पर बहुत सारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर करते थे। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में काम करने के लिए ये लोग इंडिया से वर्कर्स लेकर आते थे। तो ऑब्वियसली उनके जो बच्चे थे, जो उनकी आगे की पॉपुलेशन थी, वो वहां सेट हो गई। एंड दैट इज वाई ये तमिल स्पीकिंग लोगों को क्या नाम से बोला जाता है, इंडियन तमिल्स। अब प्रॉब्लम क्या थी, देखिए जो तमिल्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड थे नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द कंट्री में, और जो सिंहला स्पीकिंग बुद्धिस्ट लोग थे वो मोस्टली या मोस्ट ऑफ द तमिल्स या तो हिंदूज थे या मुस्लिम्स थे, जबकि जो सिंहला स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वो कौन सा रिलीजन फॉलो करती थी, बुद्धिज्म। बाय द वे आई टोल्ड यू सिंहलीज वर इन मेजोरिटी एंड दैट टू एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी। तो लैंग्वेज क्या बोल रहे थे सिंहलीज, और रिलीजन क्या फॉलो कर रहे थे, बुद्धिज्म। Tamils were either Hindus or Muslims. Then, of course, they had some 7% of Christians, जो both Tamils और Sinhala थे. Now, so because I hope you understand, Sinhala is the language, Tamil is the language, और religion क्या हो गया यहाँ पे, Buddhism, Islam and Hinduism. तो आप देख रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ का भी कॉन्सेप्ट। अब हम समझते हैं कि श्रीलंका में यहाँ पर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हुआ। हमें एक बात तो समझ में आ गई कि कुछ लोग यहाँ पर मेजोरिटी में थे, और यही लोग जो मेजोरिटी में थे उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया व्हाट इज नोन एज मेजोरिटेरियनिज्म। इस टर्म को ध्यान से समझिएगा, मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है। देखिए जब मेजोरिटी ये सोचती है कि हमें ही इस देश को रूल करना है, जो भी पॉपुलेशन मेजोरिटी में है, अगर वो ये सोचती है कि हमें इस देश को रूल करना है, और रूल करते वक्त माइनॉरिटी की एग्जिस्टेंस को बिल्कुल डिसरिगार्ड कर देती है, उनके विशेस और उनकी नीड्स को किसी भी रूल्स किसी भी पॉलिसी में नहीं लेकर आती और अपना ही दबदबा रखती है, ऐसी पॉलिसीज को, ऐसी गवर्नमेंट को बोला जाता है मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट या फिर मेजोरिटेरियनिज्म। द आइडिया that we should be ruling the country and in a way that we disregard the existence of minority. देखिए गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी, बट टेंडेंसी कौन सी फॉलो कर रही थी, मेजोरिटेरियनिज्म की। और इसमें साफ साफ दिख रहा था दैट सिंहलीज आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश देयर पावर, देयर सुप्रीमेसी। कैसे पता चला, देखिए 1956 में ये लोग एक एक्ट लेकर आए जिसमें बोला दैट सिंहला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, तमिल को कोई भी जगह नहीं मिली। बाय द वे हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज है क्या, डज इंडिया हैव अ नेशनल लैंग्वेज, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या करा, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉलो करना शुरू कर दी सिंहलीज के लिए, जैसे कि इवन यूनिवर्सिटी पोजीशंस में, गवर्नमेंट जॉब्स में, इन सब जगह पर सिंहलीज को फेवर किया जाने लगा। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था वो पूरा का पूरा बुद्धिज्म पे बेस्ड था। आपको पता है बुद्धिज्म वाज फॉलोड बाय सिंहलीज। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, धीरे धीरे ऑब्वियसली जो तमिलियन पॉपुलेशन थी उसके अंदर दुख, गुस्सा, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गया। दे स्टार्टेड टू फील कि भैया कोई भी मेजोरिटी पार्टी हमारे बारे में तो सोचना ही नहीं चाहती, हमारे लैंग्वेज हमारे कल्चर के बारे में तो कुछ भी नहीं किया जा रहा। इवन कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज ऐसी बना रही है जिसमें हमारा कोई राइट्स ही नहीं है, ना हमें जॉब्स मिल रही है, ना हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। ऐसे करके जो रिलेशंस हैं बिटवीन सिंहलीज एंड तमिल कम्युनिटीज वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब हो गए, और ऑब्वियसली जो तमिलियन पॉपुलेशन थी उसने बहुत सारे स्ट्रगल्स, प्रोटेस्ट, बहुत सारे डिमांड्स रखना स्टार्ट कर दिया। बट द प्रॉब्लम वाज इनमें से कोई भी डिमांड्स सिक्योर नहीं हुई, और फाइनली थिंग्स टुक अ अगली टर्न व्हेन इट वाज डिसाइडेड कि अब हमें अपना स्टेट बनाना है, अपनी कंट्री बनानी है, एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम। तो बोला जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका है उनको अलग कर दो एंड वी वांट टू फॉर्म अ तमिल एलम। ये जो लड़ाई है, ये जो डिस्ट्रस्ट है, वो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि श्रीलंका में हमने देखा देयर वाज अ सिविल वॉर। सिविल वॉर मतलब बाहर से कहीं अटैक नहीं हुआ, किसी और कंट्री ने श्रीलंका पर अटैक नहीं किया, अंदर ही अंदर, देश के अंदर ही अंदर लड़ाई छिड़ गई, सिटीजन्स ही आपस में लड़ने लगे, एंड दिस वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम। दोनों ही कम्युनिटीज के सॉरी
दोनों ही कम्युनिटीज के बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारी फैमिलीज यहाँ से माइग्रेट कर गई, आई शुड से दे बिकेम रेफ्यूजीज, एंड मेनी ऑफ देम, उनका पूरा का पूरा लाइवलीहुड छिन गया। तो ऑब्वियसली हमने देखा कि श्रीलंका में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती थी, एक डिफिकल्ट कॉम्पोजिशन था, बट गवर्नमेंट द्वारा चुने गए मेजोरिटेरिज्म के रास्ते से सिर्फ और सिर्फ सिविल वॉर का नतीजा मिला श्रीलंका को। अब देखिए, एक इंटरेस्टिंग आइडिया देखते हैं बेल्जियम का, क्योंकि बेल्जियम में भी सेम प्रॉब्लम थी, इनफैक्ट और कॉम्प्लिकेटेड थी। और कैसे बेल्जियम की प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, इसको समझने की कोशिश करते हैं, दोनों केस स्टडीज आपस में कैसे अलग है। देखिए, बेल्जियम के लोगों ने इस बात को रियलाइज किया कि भैया हमारे बीच में डिफरेंसेस तो है, कल्चरल डाइवर्सिटी तो है, पर हमें क्या करना है, साथ मिलकर रहना है। उन्होंने इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया और बोला हमें कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट करना है ताकि हम सब लोग मिल बांट कर रह सकें। तो एक अरेंजमेंट डिसाइड किया गया, बार बार 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया टू रीच एट अ कंसेंसस, और एक बड़ा ही इनोवेटिव मॉडल लेकर आए जिसको बोला जाता है बेल्जियन मॉडल। जब आप ये मॉडल सुनेंगे आपको लगेगा काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और है भी, बट बेल्जियम के लिए बिल्कुल बढ़िया से काम कर रहा है ये, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ सक्सेसफुल मॉडल। तो इन्होंने क्या किया कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं, मैंने आपको कहा था कुछ लोग डच स्पीकिंग है, कुछ लोग फ्रेंच स्पीकिंग है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें बराबर बराबर मिनिस्टर्स होंगे, आधे डच स्पीकिंग, आधे फ्रेंच स्पीकिंग, इक्वली। सो सेंट्रल गवर्नमेंट will have same number of Dutch speaking ministers and French speaking ministers। और अगर कोई स्पेशल लॉ आ रहा है, कोई स्पेशल तरीके का लॉ बनाया जा रहा है, तो उसमें आपको दोनों की मेजोरिटी चाहिए होगी, डच स्पीकिंग की भी और फ्रेंच स्पीकिंग की भी। कोई भी अकेले इंपॉर्टेंट फैसले नहीं ले सकता। आप देखिए कैसे दोनों ग्रुप्स को अकोमोडेट किया गया सेंट्रल लेवल पे। देन बहुत सारे पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए। तो फ्लेमिश रीजन आपको याद होगा, वलेरियन रीजन आपको याद होगा, ये बोला गया कि नहीं, सारे पावर्स सेंटर के पास नहीं होंगे, बहुत सारे पावर्स जो रीजन बन गए थे उनमें डिवाइड किए गए, और ये बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसा मत सोचिएगा दैट स्टेट गवर्नमेंट इज सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं, ये दोनों ही बराबर हैं। इसके अलावा आपको याद होगा ब्रूसल्स में अलग ही प्रॉब्लम थी। तो ब्रूसल्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देखिए क्या किया गया, बोला ब्रूसल्स में ना जो कैपिटल है वहां पर एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी, जिसमें ही दोनों कम्युनिटी की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी फ्रेंच स्पीकिंग भी उतने ही और डच स्पीकिंग भी उतने ही। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, मैंने आपको बताया, वो कैपिटल में मेजोरिटी में थे, लेकिन उन्होंने बराबर बराबर डिवीजन एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि डच स्पीकिंग ने ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंटर में एक्सेप्ट करी थी। तो बेसिकली दोनों ही थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा वो बढ़े, थोड़ा वो बढ़े, एक कदम तुम बढ़ाओ एक कदम हम बढ़ाएं, और इस तरह से लोग सेम पेज पर आ गए, देवर ऑन द सेम पेज। एंड आई नो द मॉडल साउंड्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, पर इसमें एक बात और याद रखिए, उन्होंने एक और तरीके की गवर्नमेंट बनाई जिसको बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो होगी, स्टेट गवर्नमेंट भी होगी, ब्रूसल्स में भी गवर्नमेंट होगी, पर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी जिसमें पीपल विल बी इलेक्टेड irrespective of where you are living, in whichever region you are living। आपकी लैंग्वेज के बेसिस पे आपको यहाँ पर लिया जाएगा डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग wherever you लिव। और कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम ही होगा कल्चरल मुद्दे पे बात करना, एजुकेशनल मुद्दों पे लॉ बनाना, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज से डील करना। तो आप देख रहे हैं कितने लेवल्स पे गवर्नमेंट बनाई गई, सेंट्रल, स्टेट, ब्रूसल्स में अलग गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इंडिया के लिए अनइमेजिनेबल है। इफ यू थिंक ऑफ समथिंग लाइक दैट वर्किंग इन इंडिया, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एरिया बहुत ज्यादा है, बट ब्रूसल्स छोटी जगह है, पॉपुलेशन भी लिमिटेड है, इसीलिए बेल्जियन मॉडल काफी सक्सेसफुल रहा। इवन दो इट वाज कॉम्प्लिकेटेड, इट हैज बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल। इवन यूरोपियन पार्लियामेंट भी कहाँ पर है, ब्रूसल्स में। तो हम सब जानते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में, तो यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर किसको चुना, ब्रूसल्स, बेल्जियम को। तो आपको इन दोनों कहानी से क्या सीखने को मिला? इफ यू लुक एट द फ्रेंच मॉडल, इफ यू लुक एट द डच मॉडल, इफ यू लुक एट बेल्जियम मॉडल, एंड इफ यू लुक एट श्रीलंकन मॉडल, व्हाट डू वी लर्न? हमें एक बात समझ में आई कि जब बेल्जियम ने पावर शेयरिंग के लिए अग्री करा, तो पावर शेयरिंग की वजह से कंट्री अपने आप को बचा पाई। दे वर एबल टू कम टुगेदर, यूनिटी पॉसिबल हो पाई, एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करा, एक दूसरे की कम्युनिटी को जो है हमने अकोमोडेट किया, और इस वजह से हमने देखा कि कैसे बेल्जियम सक्सेसफुल हुआ। जबकि आप श्रीलंका में अगर देखें तो जब मेजॉरिटी कम्युनिटी ने फोर्स करने की कोशिश करी, डोमिनेट करने की कोशिश करी और पावर शेयर करने से मना कर दिया,
तो इनफैक्ट कंट्री में यूनिटी खत्म हो गई। इससे हमें एक बात तो डेफिनेटली समझ में आ गई कि पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दैट इज़ वाई द एनसीईआरटी टेक्स यू वेरी ब्यूटिफुली टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एट ऑल। हम पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात, पावर शेयरिंग इसीलिए अच्छी है क्योंकि इसकी वजह से ना कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाता है। जब आप सारे पावर एक को दे देते हैं ना, तो अगला बड़ा एलियनेट फील करता है, और जब वो एलियनेट होगा तो वो वायलेंस की तरफ जाएगा, इंस्टेबिलिटी आएगी। पावर शेयरिंग एक बहुत अच्छा तरीका है अगर आप कंट्री में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं तो। क्योंकि देखिए, आपको लगता है कि मेजोरिटी अगर डोमिनेट करेगी तो उससे नुकसान सिर्फ माइनॉरिटी का है। लेकिन अगर गवर्नमेंट टिरनिकल होगी, टिरनिकल का यहाँ पर मतलब क्या है, अगर मेजोरिटी डोमिनेट करेगी तो वो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए बुरा नहीं है, अल्टीमेटली उससे नुकसान मेजोरिटी को भी होगा। जब सिविल वॉर हुई तो दोनों तरफ के लोग मरे, उससे फायदा किसी का नहीं था। एंड दैट इज व्हाई द वेरी फर्स्ट रीजन इज पावर शेयरिंग विल ऑलवेज लीड टू मोर स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर। देन दूसरा रीजन थोड़ा सा मॉरल ग्राउंड पर है। हम जानते हैं डेमोक्रेसी की स्पिरिट्स होती हैं, कुछ प्राइम प्रिंसिपल्स होते हैं, और पावर शेयरिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है। क्यों? क्योंकि हम डेमोक्रेसी में क्या मानते हैं, याद करिए, द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, पीपल हैव टू बी कंसल्टेड। और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही है जो सारे सिटीजन्स को पार्टिसिपेट कराए। तो हमने देखा कि कैसे बेल्जियम में मोस्ट पीपल वर हैविंग अ से इन द गवर्नमेंट। एंड दैट इज व्हाई सेकंड रीजन जो कि बहुत क्लियर है, that it leads to, it is important to have power sharing because it is democratic principle है ये कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला रीजन प्रैक्टिकल रीजन है, प्रैक्टिकली ये जरूरी है। और मॉरल रीजन क्या है, दैट इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। बट एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हमेशा पावर शेयरिंग से आउटकम बेहतर आएंगे, एंड इसीलिए पावर शेयरिंग इज वेरी वेरी वैल्यूएबल। Now, so what were we trying to understand? हमने दो केस स्टडीज के थ्रू पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस समझी, क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है इस बात को समझा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या क्या हो सकते हैं, किस किस तरह से पावर डिवाइड किया जा सकता है। देखिए, इसमें सबसे पहला जो आपको समझना है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर मतलब ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में पावर का शेयरिंग, जैसे लेजिस्लेचर, executive, judicial. Power is shared among different organs of the government. यानी कि लेजिस्लेचर क्या काम करेगा, लॉ बनाने का, एग्जीक्यूटिव क्या काम करेगा, उन्हें इंप्लीमेंट करने का, और जुडिशरी क्या काम करेगा, इन दोनों ऑर्गन्स पर चेक रखने का और रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहे इस बात का ध्यान रखने का। अब देखिए, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात और है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पे एक चेक मेंटेन करता है। हम जानते हैं, इंडिया में ही देख लीजिए, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अगर आप इम्पीचमेंट की बात करें जजेस की, तो उसमें लेजिस्लेचर का बहुत बड़ा हाथ है, मैं आपको 9th क्लास में पढ़ा के आई हूँ। यानी इन अ वे लेजिस्लेचर कैन चेक कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेचर और जुडिशरी पे कहीं ना कहीं नजर रखता है, और जुडिशरी तो डेफिनेटली लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे नजर रखती है कि कहीं लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन के डोमेन से बाहर जाके तो लॉ नहीं बना रहा, कहीं एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा फैसला तो नहीं ले रहा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। यानी आप समझ रहे हैं, तीनों ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एक्चुअली कीप अ चेक। और जब चेक रखा जाता है ना, तब किसी का भी पावर दूसरे से ज्यादा नहीं होता। देयर इज अ बैलेंस ऑफ, सो इम्पोर्टेंट। यानी कि पावर का जब आप हॉरिजॉन्टल शेयरिंग करेंगे बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसकी वजह से फायदा क्या होगा, देयर वुड बी चेक्स, एंड चेक्स will lead to balance. That makes sense? Very very important. इसको कहते हैं horizontal division of power. और इस वजह से जो सिस्टम बनता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अपने आंसर्स में यूज करिएगा इस स्टेटमेंट को। सेकेंड, ये तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। अब बात करते हैं वर्टिकल, बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे हमने देखा बेल्जियम में सेंट्रल और स्टेट का कॉन्सेप्ट था, पावर अलग अलग लेवल्स के बीच में भी शेयर करी जा सकती है। यानी कि पूरे देश के लिए गवर्नमेंट आप काम करेंगे, स्टेट और प्रोविंसेस के लिए दूसरी गवर्नमेंट काम करेगी। ऐसी कंट्रीज को फेडरल कंट्री कहा जाता है। और अगर किसी देश में पावर की शेयरिंग नहीं है, यानी कि सारा का सारा पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो ऐसे देश को बोला जाता है, याद रखिएगा, यूनिटरी, जहां डिवीजन ऑफ पावर नहीं है। सारा पावर किसके पास है,
सेंटर के पास, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में हमारे पास क्या है, सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट। अभी रिसेंटली इस पर डिबेट हो रही थी कि सेंट्रल वर्ड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, एंड फाइनली देयर वाज अ कंक्लूजन कि हमें यूनियन शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल से ऐसा लगता है कि सिर्फ सेंटर इंपॉर्टेंट है। दिस वाज द डिबेट दैट वाज गोइंग ऑन। अब जो प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट है वो अलग अलग है, हम जानते हैं राजस्थान की गवर्नमेंट अलग, हरियाणा की गवर्नमेंट अलग। ऐसी गवर्नमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम पूरे देश के लिए कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट अपना काम अपने प्रोविंस अपने स्टेट के लिए कर रही है। तो दिस इज नोन एज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन अगर उठाएंगे तो वहां क्लियरली लिखा हुआ होगा कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट का काम ये है, स्टेट गवर्नमेंट का काम ये है। हम सब जानते हैं वी हैव समथिंग नोन एज द सेवेंथ शेड्यूल। सेवन शेड्यूल में आपको लिस्ट मिलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट हमें बताती है कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी या यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, वो कौन से मुद्दे हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। यानी एक बात क्लियर हो जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन देखकर हमें पता लग जाता है कि कौन सी गवर्नमेंट के पास कौन से पावर्स हैं, और इसे ही कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा, फेडरल डिविजन ऑफ पावर। इसमें एक लेवल ऑफ कोर्स और ऐड हो गया है जिसको हम बोलते हैं पंचायत एंड municipalities. So union government, state government and panchayat and municipalities after the 73rd and the 74th amendment. अब देखो यहाँ पर पावर कैसे डिवाइड हो रहा है, वर्टिकली, यूनियन, स्टेट, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी। तो हमने दो तरीके का डिवीजन देखा, एक तो हो गया हॉरिजॉन्टल, दैट इज बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और एक हो गया वर्टिकल, दैट इज यूनियन, स्टेट, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। सो इम्पॉर्टेंट, आई होप यू आर टेकिंग नोट। ओके एक तरीका और है अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को डिवाइड करना। जैसे कि हमने देखा बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, तो क्या था, लैंग्वेज पे काम करना, एजुकेशन पे काम करना। अब भारत जैसे देश में कम्युनिटी गवर्नमेंट तो है नहीं, तो हम कैसे इंश्योर करते हैं कि सारे सोशल ग्रुप्स को भी पावर मिले। तो अगर आपको याद हो, 9th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो मैंने आपसे कहा था कि जो फोर फादर्स थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनको रियलाइज हुआ कि कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जिनको पावर नहीं मिल पाएगा ओनली बिकॉज दे आर वेरी फार इन द रेस। तो उनको रेस में आगे लाने के लिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिस्टम आया, जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूएंसी एससी, एसटी या फिर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के केस में विमेन के लिए रिजर्व की गई। इससे क्या हुआ, ये इंश्योर किया गया कि इस सोशल ग्रुप्स के लोगों को भी पावर मिल पाएगा एंड दे विल हैव सम से इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये तरीका एक और है जिसके थ्रू पावर शेयर की जा सकती है विद द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, विद कम्युनिटीज व्हिच हैव बीन डिसएडवांटेज्ड सो फार, राइट। ओके एक तरीका और है पावर शेयरिंग का। क्या एक डेमोक्रेसी में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास सारी पावर होती है? नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स, इन्फ्लुएंसर्स, इन सबके, आजकल तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के भी पास पावर है। अगर किसी मुद्दे पे गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करना है आपको, तो आप उसके बारे में ट्वीट करिए, आप उसके बारे में रील बनाइए, आप उसके बारे में लिखिए एंड इट विल रीच द गवर्नमेंट। ये क्या पावर का एक हिस्सा नहीं है जहां आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज कितना पावर रखते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज एक डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर वो पावरफुल हो तो वो रूलिंग पार्टी को फोर्स कर सकते हैं टू टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन। प्रेशर ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो वो कितने सारे मुद्दों पर काम करते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो वो कितने सारे मुद्दे पे काम करते हैं। ट्रेडर्स, बिजनेस पीपल, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इनकी जो यूनियंस है, दे कम टुगेदर एंड आस्क फॉर सर्टेन थिंग्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट का पार्ट होंगे तभी आपके पास पावर होगी। आप गवर्नमेंट में और भी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज रिमेंबर पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, इन्फ्लुएंसर्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये सब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं। यू टॉक ऑफ आरटीआई, कहीं ना कहीं आरटीआई का जन्म इन एक्टिविस्ट से ही हुआ है, इसका जन्म वहीं से हो रहा है। मांगी गई, गवर्नमेंट तक डिमांड पहुंचाई गई और हमारे पास आरटीआई आया। सो दिस इज वन वो मोर वे थ्रू विच पावर इज शेयर। तो हमने देखा कितने सारे पावर शेयरिंग के एग्जाम्पल्स थे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, हमें समझ में आया पावर शेयरिंग पहली बात क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा, श्रीलंका के बारे में पढ़ा। हमने देखा पावर शेयरिंग की वजह से कैसे एक कंट्री सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस को अवॉइड कर सकती है और अकोमोडेशन के थ्रू एक पीसफुल तरीके से जीवन यापन किया जा सकता है। सो दैट वाज अबाउट पावर शेयरिंग, चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ। ऑल द बेस्ट।